हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज बात करेंगे हम 10 के दम की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये श्रृंखला हमारी लगातार चलती रहेगी जब तक कि एग्जाम हो नहीं जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि आप एलटी की भी साथ में साथ तैयारी करते चलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जीएस का क्या करेंगे, एलटी जीएस करके एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी एलटी जीएस तथा जीआईसी दोनों को कवर करती रहे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट इधर फोकस होता जा रहा है इधर, यानी हमारे सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होती जा रही है, तो उधर हमारी जीएस पर कमांड होगी, तो आने वाली एलटी तथा जीआईसी दोनों ही एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। यानी हमें तो वैकेंसी में क्या है, सीट पक्की करनी है। हर बार वैकेंसी आए और हम उसमें सीट पक्की कर जाए, इस तरह की हमारी रणनीति और तैयारी हो। क्या वो एग्जाम टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी होगी, डीएसएस भी हो, या फिर हमारा केवीएस वगैरह का हो, बट हमारी सीट पक्की हो, ये निश्चित करके चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा उसी मतलब टारगेट के साथ के 100+ और कुछ नहीं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए 100+ और कुछ नहीं, क्योंकि 100+ हमारा जहाँ जहाँ टारगेट होगा 150 में से, वहाँ वहाँ हमारी सीट निश्चित है। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आपको तो केवल और केवल क्या एहसास कराना है कि आप अभी जिंदा हैं और जिंदगी की नाक में आप दम करने वाले इंसान हैं, ना कि क्या करना है आपको। हौसलों को कर बुलंद, मंजिल छोटी हो जाएगी, मिलेगी मंजिल, क्योंकि उसके इरादे आपसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वो रोग जो शिशु की उचित देखभाल व पालन पोषण न होने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा शिशु की वृद्धि व विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो जो रोग शिशु की क्या कर रहे हैं, पालन पोषण न होने के कारण उत्पन्न भी हो जाते हैं तथा उसकी किस में रुकावट करते हैं, तो याद रखिएगा उसकी वृद्धि एवं विकास में क्या करते हैं, रुकावट करते हैं। तो उन रोगों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है जटिल रोग, दूसरा क्या कह रहा है सामान्य रोग, तीसरा कह रहा है संक्रामक रोग, और तो चौथा ऑप्शन है सरल रोग। तो आप अमूमन सोचिए कि जो क्या कर रहे हैं, तो एक बात अमूमन सोचने की, आम साइंस में आपको 10 से 20 क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे कि आप क्या करेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे कि आप क्या करेंगे, देखते ही उसका राइट आंसर लगा देंगे। यही बात सबसे अच्छी होम साइंस सब्जेक्ट की, कि उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत हलवा टाइप के होंगे। कुछ 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वहाँ पे हर कंपटीटर पर नहीं आ रहे होंगे। तो ये क्या है, ये पेपर सेटिंग की रणनीति होती है। अगर टफ क्वेश्चन डाले जाए, इजी क्वेश्चन डाले जाए, मिडिल के डाले जाए, हर क्वेश्चन पेपर में यही होता है। होम साइंस में भी है, पर होम साइंस में सबसे अच्छी बात क्या है कि होम साइंस के जनरली क्वेश्चन सोचने पर भी आंसर निकल आते हैं। तो यहाँ पे सोचने पर आंसर निकल रहा है। देखिए, आप इस तरह से सोचेंगे कि शिशु की उचित देखभाल व पालन पोषण न होने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यानी हम उचित तो जो ट्रीटमेंट नहीं देते, तो शिशु की वृद्धि व विकास में रुकावट उत्पन्न होती है। तो भाई वो सामान्य रोग तो हो नहीं सकते जिससे शिशु की वृद्धि और विकास रुक रहा है, सरल रोग भी नहीं हो सकते। संक्रामक रोग कुछ समय तक रह सकते हैं, उसके बाद हट जाते हैं, क्योंकि जब तक आप संक्रमित हो, यानी किसी चीज से आप ग्रसित हो, जैसे आप सब कुछ समझिए कि आप अभी असफलता से ग्रसित हैं, तो ऐसा तो है नहीं जीवन भर चलती ही रहेगी, बट अभी ग्रसित हैं, तो ये एक ऐसी समस्या है कुछ समय तक रहने वाली। तो यहाँ पे पहला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जटिल रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगों के कारण रुकावट पड़ती है शिशु के विकास पर, अवृद्धि पर, और ए और बी दोनों पर, उनमें से कोई नहीं। तो रोगों के कारण रुकावट पड़ती है, तो यहाँ पे यार राइट आंसर क्या रहेगा, विकास और वृद्धि दोनों पर पड़ती है, क्योंकि भाई रुकावट पड़ रही है। तो व्यक्ति की जब तक विकास नहीं रुकेगा, रुकावट नहीं कह सकते, और अभिवृद्धि नहीं रुकेगी तब भी रुकावट नहीं कह सकते, तो दोनों पर पड़ती है। सामान्य रोगी के प्रारंभिक लक्षण प्रकट होने होते ही घर पर किया जा सकता है। तो भाई प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते ही जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो हम सब ने पढ़ा है कि क्या कहा जाता है, उसे फर्स्ट एड या फिर क्या है, फर्स्ट एड या फिर क्या है, प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य जैसे रोग के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत ट्रीटमेंट, या क्या है दुर्घटना होने पर तुरंत ट्रीटमेंट, तो वो होता है प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक उपचार। तो यहाँ पे भी प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते ही घर पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म दिया है घर पर, तो घर पर किया जाता है, तो प्राथमिक उपचार किया जाता है, क्योंकि इसमें उपचार करने वाला डॉक्टर नहीं होता, याद रखिएगा, केवल अनुभवी व्यक्ति होता है, या क्या है कि वो केवल सामान्य जानकारी रखता है किसी भी रोग की। तो इसलिए जो उपचार करने वाला होता है
वो डॉक्टर ना होकर सामान्य जानकारी रखता है तथा हर रोग की उसे सामान्य ही जानकारी होती है, इसलिए वो कुछ समय तक यानी जब तक डॉक्टर ना आए उसकी ना मौजूदगी में यानी डॉक्टर के ना आने की स्थिति में उपचार कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सामान्य रोग का लक्षण नहीं है तो स्वभाव व व्यवहार में परिवर्तन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, भोजन में अरुचि व वमन, सुस्ती, बेचैनी, पीड़ा और ऐंठन। तो यहाँ पूछा गया है सामान्य रोग। तो सामान्य रोग ये भी है क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन आज है, कल 2 घंटे बाद कुछ और होगा, क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें ऐसी स्थितियों से अवॉइड होना है अगर हम उस प्रॉब्लम में आना नहीं चाहते। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन भोजन में अरुचि और वमन होना यानी उल्टियाँ होना, अरुचि यानी कभी-कभी आपने देखा होगा ये जनरली महिलाओं को हो जाता है। फिर है सुस्ती, बेचैनी, पीड़ा और ऐंठन, ये भी हो जाता है गर्भावस्था के दौरान। तो ये तीनों ही लक्षण सामान्य है गर्भावस्था के दौरान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि सामान्य रोग नहीं है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना ये सामान्य रोग नहीं है, ये एड्स ऐसा खतरनाक रोग है, ये कोरोना जैसी महामारी है कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वर की अवस्था में शिशु का तापक्रम हो जाता है तो 94 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, 96 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, 98 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और 100 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। आप बताएंगे सामान्य तापमान कितना होता है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको सामान्य तापमान कभी कभी यहाँ पे जो दिया गया वैसे यहाँ इसके आसपास होता है, बट आप क्या बताएंगे कि जो पॉइंटों के बाद की भी वैल्यू आती है वो भी आप हमें बताएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना 100 हो जाता है। भाई शरीर का पता है एक मतलब 1 डिग्री जब तापमान बढ़ता है या 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है शरीर का तो कितनी एनर्जी खर्च होती है, ये किसी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे कि कितनी एनर्जी तो खर्च होती है, ठीक है, एक डिग्री बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का पाचन संबंधी रोग है तो यहाँ पर मंदाग्नि, थ्रेडवार्क्स, अतिसार और ये सभी। तो यहाँ पे पाचन संबंधी रोग है। मंदाग्नि को समझिए, मंद यानी शरीर की जो पाचन क्रिया है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, उसको कहा जाता है मंदाग्नि। तो ये सभी राइट आंसर है। थ्रेड बार्क्स भी क्या है, पेट से संबंधित है। काली खांसी के निम्नलिखित लक्षण है। गले में दर्द होना, ज्वर का आना, खांसते खांसते मुंह लाल हो जाना, उपयुक्त सभी। तो काली खांसी के निम्नलिखित लक्षण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा, काली खांसी अगर पूछा जाए तो खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है, खांसने वाले का ये होता है काली खांसी के लक्षण। किस रोग के उपचार हेतु शिशु को दूध में शक्कर के स्थान पर ग्लूकोज देना लाभदायक रहता है, तो यहाँ पे थ्रेड बार्स, अतिसार, पेट में चूने होना और हुक बार्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है पेट में चूने होना, ठीक है। पेट में चूने होने पर क्या होता है, शक्कर की जगह ग्लूकोज देने पर उसे काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप शक्कर देते हैं तो चूने की स्थिति बढ़ जाती है, चूने मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। ज्वर की अवस्था में शिशु को नहीं देना चाहिए तो खिचड़ी, दूध, थोड़ा आहार, साबूदाना। तो ज्वर की जब स्थिति है तो बच्चे को क्या नहीं देंगे, तो यहाँ पे भाई खिचड़ी देंगे, दूध देंगे, साबूदाना देंगे, बस ठोस आहार नहीं देंगे, क्योंकि कौन है वो शिशु है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की क्या है, आपको टर्मिनोलॉजी को समझना है कि ये कौन है, शिशु है, इसलिए ये कह नहीं लेगा, ठोस आहार नहीं लेगा। नेशनल दे बच्चों में कौन सा रोग फेफड़ों की वायु कोशिकाओं के संक्रमण से होता है, तो यहाँ पे अगर वायु कोशिका के संक्रमण की बात की जाती है तो यहाँ पे पहला है निमोनिया, दूसरा है शीत जुकाम, तीसरा है टॉन्सिलाइटिस और डी की बात करें तो वोनकाइटिस है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है निमोनिया, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, वायु फेफड़ों की वायु कोशिकाओं के संक्रमण के कारण होता है। आपने देखा होगा कि निमोनिया हो जाता है, ऐसे करते सांस मतलब आवाज सी आती रहती है उसकी सांस लेने की स्थिति से, ठीक है। तो ये क्या है, निमोनिया के लक्षण होते हैं, यानी उसके वायु कोश में क्या है, सर्दी का प्रकोप है। ये इस तरह का ज़्यादा टर्म, इस तरह की जो स्थिति है वो सर्दियों में बच्चों की होती है। तो आई होप आज की आपको श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप क्या करें, केवल और केवल 100+ का टारगेट रखें, ठीक है। हमने कल ही कहा था कि इस आज से केवल और केवल आपसे यही कहा जाएगा कि 100+ का टारगेट रखें, क्योंकि जो बात ज़्यादा कही जाती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, यानी अचेतन मन में पहुंच जाती है। अचेतन मन में पहुंचने के बाद वो जब एक्टिवेट होती है तो फिर दुनिया में हमें कोई भी ताकत चाहे कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है, ठीक है।
हाँ, अचेतन मन से जब वो बात निकलती है यानी हम उसी पर ही काम करते हैं, तो आप क्या करें 100 प्लस पर ही केवल ये सोचें कि आपको 100 प्लस कैसे आ सकता है, किस रणनीति से आ सकता है, यही आप सोचते रहेंगे कि किस तरह से मैं 150 में से 100 क्वेश्चन सही करके आ सकती हूँ, पूरे सही। तो आपको क्या रहेगा, इसी पर आप काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट श्रृंखला में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।